राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज हम कोई पाठ नहीं पढ़ने वाले हैं, बल्कि आज हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा जाए, अपने आप को कैसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। आप सभी अपनी मंजिल से सिर्फ एक कदम की दूरी पर हैं। ये आपका अंतिम पड़ाव है। पूरा साल आपने मेहनत की है, आपका सिलेबस पूरा हो चुका है। बस अंतिम समय में किस तरीके से हम तैयारी करते हैं, किस तरीके से हम अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो बहुत मायने रखता है। आपका सिलेबस पूरा होने के बाद और परीक्षा के पहले का जो समय होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। जितना भी पाठ्यक्रम आप पढ़ चुके हैं उसको कितने अच्छे तरीके से आप आत्मसात करते हैं, कितने अच्छे तरीके से आप अभ्यास करते हैं, वह मायने रखता है। अभी नहीं तो कभी नहीं। आइए बातचीत करते हैं किस तरीके से इस अंतिम समय में हम काम करें ताकि परीक्षा में जो परिणाम आने वाला है वो वैसा ही आए जैसा हमने सोचा है। सबसे पहले हमें खुद को मोटिवेटेड रखना है। दूसरों से जो हमें मोटिवेशन मिलता है वो कुछ समय तक रहता है, लेकिन जो मोटिवेशन हम अंदर से अपने आप के लिए बनाते हैं वो हमेशा के लिए रहता है। आप किसी की स्पीच सुनते हैं, किसी की बातें सुनते हैं, थोड़े समय के लिए मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन खुद को खुद से ही मोटिवेट करना सबसे अच्छा मोटिवेशन होता है। और परीक्षा के समय में अपने आप को मोटिवेट रखना सबसे पहला और ज़रूरी काम है। और इस काम के लिए आपको कभी भी नकारात्मक विचार अपने मन में नहीं लेकर आना है, जैसे कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा, बाकी लोग मुझसे बहुत अच्छे हैं, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। ये जो नकारात्मक विचार हैं वो हमारे मनोबल को धीरे धीरे कम करते हैं और हमारी काम करने की क्षमता भी धीरे धीरे कम हो जाती है। कभी अपने आप से ये नहीं कहना कि मैं नहीं कर सकता। जब तक आप अपने अंदर से अपने आप को मजबूत करते रहेंगे तब तक आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। अगर अंदर से ही आप हार मान लेंगे तो बाहर से लोग कितना भी क्यों ना समझाए, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो सुबह सुबह उठकर कहिए, हाँ मुझे करना है और मैं कर कर ही दम लूँगा। आप सभी दुनिया बदल सकते हैं, ये बात हमेशा याद रखिए, क्योंकि जितनी शक्ति आपके अंदर है, जितनी मानसिक शक्ति आपके अंदर है, आप खुद भी नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आती है सही टाइम टेबल बनाना। हर किसी के पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में किस तरीके से हम अपने समय का प्रबंधन करते हैं, टाइम मैनेज करते हैं, बहुत मायने रखता है। हम ज़्यादातर समय ये सोचते रहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और इतना सोच सोच कर हम खुद ही परेशान हो जाते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। तो ज़्यादा सोचने की बजाय ज़्यादा करना है, शुरुआत कर देनी है। और शुरुआत करने का सबसे सही समय अभी होता है, कल के ऊपर नहीं टालना है। और ये सभी बातें आप अच्छे से जानते हैं, बस आपको इनके ऊपर अमल करना है और एक पक्का विश्वास अपने ऊपर बनाए रखना है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। टाइम टेबल बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारा टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कभी कभी हम टाइम टेबल बना तो लेते हैं, लेकिन उसको पूरा ना कर पाने की वजह से हमारे मन में जो गिल्ट होता है, जो दोष का भाव आ जाता है, उससे भी हमें तनाव हो जाता है। तो टाइम टेबल कभी भी ये नहीं सोचकर बनाना चाहिए कि 1 घंटा मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर दूसरा घंटा मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है। जब आपका मन करे और जिस सब्जेक्ट को पढ़ने का मन करे उसी के हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हर दिन ऐसा टाइम टेबल बनाएं ताकि हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा समय दे पाएं। ऐसा ना हो कि कुछ समय के लिए आप कुछ 1 या 2 सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी सब्जेक्ट को बिल्कुल भी समय नहीं दे रहे हैं। तो टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। जब आप खुश रहें, जब आप अच्छा महसूस करें, उसी के हिसाब से पढ़ाई करें। इस तरह से बंधन में अपने आप को ना रखें कि 9 से 10 बजे के बीच में मुझे मैथ्स पढ़ना है, 11 से 12 बजे के बीच में मुझे साइंस पढ़ना है। तो इस तरह का जो टाइम टेबल होता है कभी कभी हमारे तनाव का कारण बन जाता है। तो टाइम हमेशा कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल। जब आपको अच्छा महसूस हो, जैसे आपको अच्छा लगे, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे, लेकिन हमेशा हर रोज हर सब्जेक्ट को समय देना जरूरी है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, खुश होकर पढ़ना और अपने लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है।
कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे मम्मी पापा को दिखाने के लिए पढ़ते हैं। उनको लगता है मम्मी पापा बोल रहे हैं या मम्मी पापा देख रहे हैं, इसलिए वो पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं और सही मायने में वो सिर्फ किताब खोलकर बैठते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो इस प्रकार की पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप आधा घंटा भी पढ़ लेते हैं लेकिन आधे घंटे में सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो आधा घंटा आपके 10 घंटे दिखावे के साथ पढ़ने से ज़्यादा बेहतर है। इसलिए हमेशा अपने लिए पढ़ें, किसी को दिखाने के लिए बिल्कुल भी ना पढ़ें। अगर ऐसा आप अपने मन में सोच लेते हैं तो कोई आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। दिखाना किसको है? किसी को नहीं। आपके अंदर का जो मन है, अगर उसको आप नियंत्रित कर लेते हैं तो आप दुनिया पर वैसे ही विजय प्राप्त कर लेते हैं। पढ़ने के दौरान नींद की समस्या बहुत आती है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि पढ़ते समय हमें नींद बहुत आती है। अब नींद को कैसे कंट्रोल किया जाए? नींद को कंट्रोल करने के 2 ही तरीके हैं। या तो आप अपने मन को इतना मजबूत बना लें, अपनी पढ़ाई के लिए इतना डेडिकेटेड रखें कि नींद आपकी बिल्कुल आपके सामने घुटने टेक दे। या फिर कभी कभी जब हम पढ़ते हैं तो इतनी गहरी नींद आती है कि हमारा मन करता है हम सो जाएं। उस झपकी को अगर आप ले लेते हैं तो आप अंदर से बहुत ही ताजगी महसूस करते हैं। तो कभी कभी जब पढ़ते समय नींद आ जाती है तो आधे घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए आप झपकी ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं है कि फिर आप बिल्कुल ही सो जाएं। उसके बाद आपको दोबारा से उठना है और दोबारा से अपनी पढ़ाई में लग जाना है। पढ़ते समय नींद आना और सो जाना साधारण सी बात है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें नींद नहीं आ रही होती है और हम ज़बरदस्ती सो रहे होते हैं, तो वो गलत बात हो जाती है। इसीलिए अगर बीच में नींद आती है तो 15-20 मिनट के लिए आप झपकी ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा से उठ खड़े होना है और अपनी मंजिल के लिए बिल्कुल तैयार रहना है, अपनी पढ़ाई में लग जाना है। एक बात हमें और परेशान करती है कि हम दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना शुरू कर देते हैं। अपनी ही क्लास के बच्चों के बारे में सोचकर हम इतना परेशान हो जाते हैं कि वह बहुत अच्छा कर रहा है, उसके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, क्या मैं अच्छा कर पाऊँगा, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, अगर मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आया तो क्या होगा। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना हमें तनाव की तरफ ले जाता है और परीक्षा का परिणाम परीक्षा देने से पहले ही उसके बारे में इतना सोचना, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। परीक्षा का परिणाम तभी आएगा जब आप परीक्षा देंगे, और परीक्षा देने के लिए आपकी तैयारी जीत की इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको परीक्षा के परिणाम का इंतज़ार रहे और वैसा ही परिणाम आए जैसा आपने बिल्कुल सोचा था, जैसी आपने तैयारी की थी। जब तक बेस्ट नहीं तब तक रेस्ट नहीं। तो परीक्षा के परिणाम के बारे में सोचना सबसे गलत बात है। हाँ, परीक्षा से पहले उसकी तैयारी के बारे में सोचना और इतनी पक्की तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तैयारी के साथ साथ, इतनी प्लानिंग के साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम खाना पीना इतना कम कर देते हैं या सही समय पर नहीं खाते, ज़्यादा समय परीक्षा के बारे में सोचते हैं या सही तरीके से अपना रूटीन फॉलो नहीं करते। उसका सीधा सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है और शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम काम कैसे कर पाएंगे। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन में रहना है, सही समय पर उठना है, सही समय पर खाना है और अपने सपनों की जो उड़ान भरनी है उसके लिए इतनी अच्छी तैयारी करनी है, इतनी मजबूती के साथ लगे रहना है कि हमें खुद इंतज़ार रहे कि हाँ, हमारी परीक्षाएं कब होंगी। हम परीक्षा देने के लिए खुद ही इतना बेचैन रहें, और वो तभी रह पाएगा जब हमारी तैयारी बहुत अच्छी होगी। जब तक हमारी तैयारी अच्छी नहीं रहेगी, परीक्षा के नाम से हमें डर लगता रहेगा। तो इस डर को दूर भगाना है और परीक्षा की तैयारी में हमें जुट जाना है। इन सभी महत्वपूर्ण बातों के साथ साथ लिखित अभ्यास बहुत मायने रखता है। कुछ बातें होती हैं जो हम दिमाग से याद रख लेते हैं, लेकिन उन्हीं बातों को अगर लिखकर देख लेते हैं तो वो ज़्यादा पक्की हो जाती हैं। इसीलिए अगर आप पढ़ते समय नोट्स बनाते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर लेते हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हम कभी कभी आलस करते हैं, सिर्फ रीडिंग करते हैं, हमें लगता है हमें याद हो गया, लेकिन जो वो याद किया हुआ है उसको अगर और पक्का करना चाहते हैं, ज़्यादा समय तक हमारे दिमाग में याद रहे वो बात, इसके लिए लिखित अभ्यास बहुत ज़रूरी है। आप सभी जानते हैं किसी भी परीक्षा में टॉपर्स ज़रूर होते हैं,
जो सबसे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, और जो साधारण विद्यार्थी होते हैं जिनका स्कोर इतना अच्छा नहीं होता, उनमें कोई भी अंतर नहीं होता। वो भी पढ़ते हैं, पूरा साल पढ़ते हैं, वही पाठ्यक्रम पढ़ते हैं, वही सिलेबस पढ़ते हैं। बस अंतर कहाँ पर आता है? उनकी तैयारी में। जो जितना आलस करता है, जितना अभ्यास में कंजूसी करता है, नंबर भी उसके उतने ही कम आते हैं। तो अगर आपको टॉपर बनना है, अगर आपको सबसे आगे रहना है, तो जितनी तैयारी आप कर सकते हैं, जितना लिखित अभ्यास आप कर सकते हैं, उससे आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। और लिखित अभ्यास के लिए सबसे सही तरीका है, जो आपके पास पूरा प्रश्न पत्र है, सैंपल पेपर है, उसको 3 घंटे के अंदर खुद से सोल्व करके देखिए। ये एक सेल्फ डिसिप्लिन की बात है, और जो विद्यार्थी इस तरीके से बहुत सारे सैंपल पेपर खुद से ही सोल्व कर लेते हैं 3 घंटे के हिसाब से, वो कभी भी परीक्षा में जब बैठते हैं तो उनको लगता नहीं है कि हाँ, ये पेपर मेरे लिए नया है, या फिर मुझे डर लग रहा है, या फिर मेरा अच्छा स्कोर नहीं आएगा। क्योंकि उनकी एक तरह से इतनी अच्छी तैयारी हो जाती है, जो लिखित अभ्यास वो करते हैं वैसा ही आपको परीक्षा में करना होता है। जब भी आप कोई सैंपल पेपर खुद से सोल्व करते हैं, और सोल्व करने के बाद जब आप देखते हैं कि मेरी कहाँ पर कमी रह गई है, उन कमियों को सबसे पहले समझना और उनको दूर करने के लिए फिर से अभ्यास करना कि ये जो कमी इस सैंपल पेपर को सोल्व करते हुए मैंने की है, वो किसी भी कीमत पर मुझे फाइनल परीक्षा में नहीं दोहरानी है। और जितने सैंपल पेपर आप सोल्व करते जाएंगे, कोई ना कोई कमी आपको खुद से ही पता लगती जाएगी। कभी कभी बच्चों का पेपर छूट जाता है, 3 घंटे में वो पूरा नहीं कर पाते, लेकिन अगर इस तरह से आप 3 घंटे में घर पर बैठकर बहुत सारे सैंपल पेपर खुद से सोल्व कर लेते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट की आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आती है। साथ में कभी कभी क्या होता है, हम जल्दबाजी में प्रश्न पत्र को पढ़ते हैं, कोई सवाल हमें आता है लेकिन छूट जाता है, कोई सवाल हम अच्छे तरीके से जानते हैं लेकिन नहीं लिख पाते। ये छोटी छोटी जो समस्याएं हैं, अगर आप खुद से ही सैंपल पेपर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो धीरे धीरे कर ये सारी जो समस्याएं हैं आप पहले ही सोल्व कर चुके होते हैं परीक्षा देने से पहले। परीक्षा की तैयारी के दौरान एक और महत्वपूर्ण बात है जिसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो हमारे दोस्त हैं वो सकारात्मक होने चाहिए। हमारी ही कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद नहीं पढ़ते हैं और दूसरों को भी नकारात्मक कर देते हैं। इसलिए जब भी हम परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, तो हमें ऐसे ही दोस्तों को साथ रखना चाहिए जो खुद तो अच्छे से पढ़ रहे हैं और आपको भी मोटिवेट करते हैं। साथ में जब आप लिखित कार्य करते हैं या सैंपल पेपर सोल्व करते हैं, तो उनके तरीकों के बारे में ज़रूर बातचीत कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है, हम एक ही तरीके से काम कर रहे होते हैं, लेकिन किसी दूसरे बच्चे के पास उससे बेहतर आइडिया होता है, उससे बेहतर तरीका होता है। तो इस तरह की बातचीत बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आप सभी जानते हैं, गूगल पर जो टॉपर्स होते हैं उनके सैंपल पेपर दिए जाते हैं, उनकी जो आंसर शीट्स होती हैं वो आपको मिल जाती हैं। उनको भी आपको ज़रूर देखना चाहिए कि किस तरीके से आप अपने प्रश्न पत्र को हल करें, ताकि बेस्ट से भी बेस्ट आप कर सकें। प्यारे विद्यार्थियों, इसीलिए परीक्षा की तैयारी के दौरान सबसे पहले खुश रहिए, तनाव से मुक्त रहिए, सकारात्मक सोचिए, अपने आप को शाबाशी जरूर दें। जब भी आप अच्छा करें तो अपने आप को जरूर शाबाशी दें। कभी भी अपने आप को कोसना नहीं है कि मैं नहीं कर सकता। किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, खुद के लिए पढ़ना है, खुद से ही पढ़ना है, अपने लिए पढ़ना है। जिस दिन आप अपने लिए पढ़ना शुरू कर देते हैं, खुद के लिए पढ़ना शुरू कर देते हैं, आपके माता पिता, आपके टीचर्स वैसे ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि आपकी मंजिल, आपके माता पिता की मंजिल और आपके अध्यापकों की मंजिल एक ही तो है। तो इसीलिए खुश होकर पढ़िए, खुद के लिए पढ़िए, सकारात्मक रहिए, और हाँ, अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप इतनी बड़ी तैयारी के लिए अपने आप को तैयार कर पाएंगे। लिखित अभ्यास से कभी नहीं डरना है, आलस को दूर रखना है। बीच में थोड़ी देर के लिए झपकी अच्छी है, लेकिन बिल्कुल ही घोड़े बेचकर सो जाना बिल्कुल अच्छा नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि परीक्षा से 10 दिन पहले मैं अच्छे से तैयारी कर रहा हूँगा, तो ऐसा नहीं है। अभी से तैयारी करेंगे, सही मात्रा में, सही तरीके से अगर आप पढ़ेंगे, तो पेपर वाले दिन आपको पूरी रात भर जगने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि एक दिन इतना पढ़ने से बेहतर है थोड़ा थोड़ा अभ्यास आप अभी से करें, प्लानिंग के साथ चलें, एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ चलें, टाइम टेबल बनाएं। और हाँ, टाइम टेबल फ्लेक्सिबल होना चाहिए।
हर रोज़ हर विषय को पढ़ना है और तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। अंत में कुछ पंक्तियाँ जो बहुत ही मोटिवेशनल है। जितनी बार हम पढ़ते हैं उतनी बार एक नया जोश और उत्साह हमारे मन में भर जाता है। बिल्कुल सही सोचा आपने। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं मोती सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी कोशिश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जुट जाइए अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए और तैयारी जो जीत की है वो इतनी शानदार कीजिए कि सफलता आपके कदम चूमे। और फाइनल परीक्षा के लिए आपके मन में डर नहीं हो, बल्कि आप उसका इंतज़ार करें कि कब परीक्षा होगी और कब जो हमने तैयारी की है उसको दिखाने का मौका मिलेगा और आपका परीक्षा परिणाम हम सभी को चौंका दे कि हाँ, बच्चे ने कुछ तो तैयारी खास की थी जो इतना शानदार परिणाम आया है समय नदी की धारा जिसमें सब कुछ बह जाया करता है, लेकिन कुछ जन ऐसे होते हैं जो इतिहास रचाया करते हैं। समय को जिसने अपनी मुट्ठी में बांधा है, समय के अनुसार जो चला है, उसने इतिहास रचा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।